गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास 11। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और पिछले स्प्लिट अप ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो तुम्हारा है ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, CBSE में 10 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक, पिछले जो सालों तक रहा है, इस साल जो चेंज आएगा वो बताया जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी एप्लीकेशन चैप्टर। ठीक, बहुत अच्छी इसमें थ्योरी है, बहुत अच्छे लॉज हैं, हम सभी जानते हैं, है ना, कि न्यूटन्स लॉज, गैलीलियोस लॉज, ठीक है, वो इसमें है। ठीक है, और बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के इसको हमें पढ़ना है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, पहला हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, वी स्टार्ट द चैप्टर व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, देखें बेसिक कंसेप्ट है व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। फोर्स है ये पुश और पुल। अगर हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और मोशन। सपोज करें कि कोई बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में अगर कोई बॉडी है उसको हमें क्या करना है, मोशन में लाना है, देन वी हैव टू अप्लाइड पुश। ठीक है, एक प्रकार से अभी हम इसको फोर्स नहीं कहें, क्या करेंगे, इसको हम पुश करेंगे। ठीक है, और अगर सपोज़ करो कि कोई बॉडी मोशन में है या उसको रोकना है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो भी उस पर है ना पुश या पुल अप्लाई करते हैं। तो फोर्स एक प्रकार से दैट इज़ कॉल्ड फोर्स एंड दिस इज़ पुश और पुल, है ना। छोटी क्लास में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी ड्रॉअर को अगर खींचना है, पुल करना है, रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है। इसी प्रकार से किसी टेबल पर अगर कोई बुक पड़ी है, उसको अगर हम पुश करेंगे तो रेस्ट में है, वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यानी रेस्ट की ऑब्जेक्ट जो है कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। इन द सेम वे, इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उस पर अगर हम ब्रेक लगाएं, है ना, या उसको रोकने की कोशिश करें, तब भी उसको हम पुश या पुल करते हैं। ठीक है, तो मोशन की ऑब्जेक्ट जो होती है वो भी क्या है, कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और, ठीक है, रेस्ट। यानी एक प्रकार से फोर्स जो हुआ वो क्या है, पुश और पुल, नंबर 1। ठीक, दैट इज कॉल्ड फोर्स। सेकंड पॉइंट, हो सकता है कि बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, साइज एंड शेप विल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर फिल्ड बैलून अगर है और उस पर हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं, दैन इट्स साइज एंड शेप विल चेंज। यानी अगर हम पुश या पुल अप्लाई कराते हैं, देन दिस चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये होता है, यानी पुश और पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग ऑफ ए बॉडी, और साइज एंड शेप, है ना, और एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स, है ना। ये दोनों मिलकर के क्या है, दे आर कॉल्ड फोर्स। ठीक है, कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं कि बॉडी पर फोर्स लगे लेकिन उसका ना तो साइज एंड शेप चेंज हो, है ना, और कोई भी हमको उसमें डिफॉर्मेशन अपीयर नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि उस पर फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, हम आगे डिस्कस इसको करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में फोर्स। फोर्स इज ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन द बॉडी और दैट चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसको नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टार्टिंग बहुत सरल है, किताब खोल करके इंट्रोडक्शन में देखना है, NCERT की किताब में या किसी भी रेफरेंस किताब में बहुत सरल स्टार्टिंग दी है, लेकिन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनेर्शिया, हम लोग जानते हैं, है ना, सुना हुआ ही नाम, है ना, व्हाट इज IRINERTIA, इनेर्शिया। ओके, इनेर्शिया क्या होता है। ठीक है, देखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। सपोज करें कि कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या वो अपने आप कोई पोजीशन चेंज करेगी, नहीं, क्या ज़रूरत है उस पर, वी हैव टू अप्लाइड फोर्स। ठीक, इसी प्रकार से सपोज करो कि कोई वो, ओके, पिछले टर्न पर हम तुमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता रहे थे। ठीक है, थोड़ी सी वहाँ, है ना, रुकावट आ गई थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इनेर्शिया। सपोज करो हम इसमें ये बता रहे थे कि सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है
अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। मान करके चलो कि कोई बॉडी इनिशियली मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है, देन अगेन वी हैव टू अप्लाइड ए फोर्स। यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करना है तो फोर्स हमको अप्लाई बॉडी पर कराना होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें। सपोज करें कि कंसीडर करो कि हमारे पास एक स्कूटर है या एक स्मॉल मास की बॉडी है एम, और एक कैपिटल लार्जर मास की बॉडी है कैपिटल एम, ठीक है। और हम यहाँ पर ये मेंशन कर दें कि इसका मास, दिस मास इज़ लार्जर देन दिस। इन दोनों बॉडीज़ को हमको सेम वेलोसिटी से मूव कराना है। बताओ किस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। डेफिनेट है, अगर इस पर फोर्स एफ अप्लाई करा रहे हैं, इस पर कैपिटल एफ, देन डेफिनेट दिस कैपिटल एफ इज़ ग्रेटर देन स्मॉल एफ। ओके, सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर वे, इसी प्रकार से मान करके चलो कि ये दोनों सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती, ठीक है, और इनिशियली, और हमको इनको रेस्ट में लाना होता, ठीक है। यानी v इक्वल टू बी वांट्स टू बिकम्स देयर वेलोसिटी। अगर ये इनिशियली मूव कर रही होती और इनको हमें रेस्ट में लाना होता, यानी फाइनल वेलोसिटी उनकी जीरो स्टॉप करना होता एक डिस्टेंस पर जाकर, किस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कराते, जिसका मास लार्जर है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता है कि हम फोर्स लगा कर के बॉडी की स्टेट में चेंज करने के लिए उसे मजबूर कर रहे हैं। अदरवाइज बॉडी क्या रहना चाहती है, अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाह रही है। बट वी वांट्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, एंड वी हैव टू फॉर दिस अप्लाइड फोर्स, एंड ऑन विच बॉडी लार्जर फोर्स इज अप्लाइड, द बॉडी हैव लार्जर मास, है ना। मीन्स टू से बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स पोजीशन, आइदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट रेसिस्ट द चेंज इन इट सेल्फ, दैट इज नोन एज इनेसिया। इसी को हम बोलते हैं इनेसिया, एंड दिस इनेसिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट रेसिस्ट टू चेंज। अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, जो अपोज करती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इनेसिया। यानी इनेसिया एक प्रकार की बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और उसको मूव कराना है, देन वी हैव टू अप्लाइड फोर्स। इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, देन वी हैव टू अगेन अप्लाइड ए फोर्स टू चेंज इट्स पोजीशन, ओके, टू कम ए रेस्ट, राइट। मीन्स टू से इनेसिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it oppose the resist to change in its position, either the state of rest or motion। आ गया ना समझ में। and the larger mass body have the larger mass, then we have to applied larger external force, okay। means to say we have compelled the body, है ना, by applying the force to change its state of rest or motion, that is called Newton's first law of motion, ठीक। मीन्स अगर हम वर्ड्स में कंक्लूड करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, तो क्या होगा, इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल बी कंटिन्यू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट ट्राई टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस and until it is compelled by an external unbalanced force। We remember here this external force जो यहाँ पर है, ये भी कैसा होना चाहिए, this force should be unbalanced। कहीं ऐसा ना हो कि so many forces, हम फोर्स को अप्लाइड करें और कोई अदर फोर्स से प्रोड्यूस फोर्स जो हो वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, then the position will not change। यानी definitely the external force should be unbalanced, right। this is called Newton's first law of motion। so in words, what is Newton's first law of motion? if a body is in the state of rest, it will remains in the state of rest, or it is in uniform motion, then it will be continue in uniform motion unless and until it is compelled by an external force, ठीक है। and this property of the body is also called inertia, that resists to change in its state of motion or rest, right। that is the reason Newton's first law of motion is also called law of inertia, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, law of inertia, ठीक है। now
हाउ कैन वी मेजर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ओके, हटाएं इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको है ना लिख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है तो बहुत आसान, लेकिन इसके सो मैनी वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक एंड यू रीड इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वी कैन मेजर इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ वी कैन मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मेजर ऑफ इनर्शिया, सपोज करें कि हमें किसी बॉडी का इनर्शिया मेजर करना है। देखो विथ एग्जाम्पल, विथ सो मैनी एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल वी कैन एक्सप्लेन, है ना। देखिए इनर्शिया, सपोज करें एक कार है हमारे पास और एक लार्जर ट्रक है। ठीक है, ओके, डेफिनेट है इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो क्या है ना, ट्रक इज हैवियर देन कार एंड बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। इनिशियली दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट। एंड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑब्स्टेकल, है ना, सामने कोई डिस्टर्बेंस या ऑब्स्टेकल नज़र आया, हमको उन पर क्या है, दे वी वांट्स टू स्टॉप देम, यानी उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, 0। बताओ, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, एक प्रकार का फोर्स, किस पर लार्जर फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा। ओके, अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना है यानी रेस्ट में लाना है मोशन से, तो किस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमको, डेफिनेट है ट्रक पर, बिकॉज द मास ऑफ द ट्रक इज लार्जर, सो वी हैव टू अप्लाइड द फोर्स F2। सपोज द फोर्स F2 इज अप्लाइड ऑन द ट्रक एंड द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द कार, देन F2 इज ग्रेटर देन F1। ओके, मीन्स टू से which body in between car and truck oppose the position, change in its position, truck. So we have applied larger force, so means to say the by applying force, or we can say by measuring their mass, है ना, जितना लार्जर मास होगा वो अपने अंदर होने वाले चेंज का उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। ठीक है, और जब ज़्यादा चेंज का अपोज करेगा ज़्यादा मास होने से, तो उस पर उतना ही लार्जर हमें फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा। सो वी कैन मेजर द इनर्शिया बाय द मास, है ना, यानी इनर्शिया एक प्रकार से हम मेजर करते हैं किससे, मास, और लार्जर मास लार्जर इनर्शिया, लार्जर मास लार्जर इनर्शिया, एंड इनर्शिया आल्सो मेजर्ड बाय फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जितना ज़्यादा बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे हम, उसका बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, जितना लार्जर फोर्स हम बॉडी की स्टेट में चेंज करने के लिए अप्लाई करें। और क्या समझ में, यानी मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, लार्जर मास लार्जर इनर्शिया, एंड बाय अप्लाइंग द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, लार्जर फोर्स अप्लाइड लार्जर इनर्शिया, राइट। दिस इज़ योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। ठीक है, बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी इसकी है, और उसके बहुत से एग्जाम्पल्स हमारी किताब में हैं, है ना। नाउ यू रीड, है ना, एंड ऑब्जर्व एंड अप्लाई दिस लॉ इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, जितनी वेरिएशन हो सर्कमस्टांसेस में, कंडीशनों में, और हम इस लॉ को इतना ज़्यादा अप्लाई कराएंगे बदलती हुई परिस्थितियों में, हम उतना ही ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, so Newton's first law is based on, is measured by the property of inertia. Okay, now second point, Newton's second law of motion. But before Newton's second law of motion, we have to study about momentum, है ना। In previous 9th classes we know about momentum. Okay, different time पर हम momentum के बारे में पढ़े हैं, एक बार फिर देखते हैं। Now what is momentum? Suppose करें m मास की एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ओके, बहुत बेसिक डेफिनेशन हम सब लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू, है ना, हमको ये मालूम है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इक्वल टू द मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, राइट। किसी बॉडी का मोमेंटम अगर मेजर करना है तो उसकी बॉडी के मास में उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, बट हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, हाउ कैन बी चेंज मोमेंटम, है ना, हाउ कैन वी मेजर द मोमेंटम। ओके, देखो दिस इज द वर्ड मोमेंटा, है ना, मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब ऐसे समझो, किसी भी इवेंट के होने का स्लोइंग और फास्ट जो मेजर करते हैं टाइम के साथ, वो मेजर करते हैं मोमेंटम वर्ड से। हम देखते हैं क्रिकेट में 20 ओवर की क्रिकेट मैच में शुरू के 10 ओवर में बहुत कम रन बने,
लेकिन जब कम ओवर बचते हैं तो लास्ट के ओवर में रन की स्पीड जो होती है वो तेज़ हो जाती है, जिसको हम स्पीड तेज बोलते हैं। कहते हैं कि बैट्समैन गेन द मोमेंटम, यानी टीम को आखिरी के 4 ओवर और 5 ओवर में क्या गेन हो जाता है, मोमेंटम। और मोमेंटम वर्ड का मतलब वहाँ होता है स्पीडिंग अप से, राइट। वही बात यहाँ है। अगर कोई बॉडी है और अगर वो वेलोसिटी से मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मोमेंटम। सेकंड एग्जाम्पल हम ऐसे समझें, जब हम पढ़ाई करते हैं तो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले हमारी जो पढ़ने की जो स्पीड होती है वो साल भर के अन्य टाइम की स्पीड की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मतलब क्या है, हम एग्जामिनेशन के टाइम अपनी सेल्फ स्टडी में मोमेंटम को गेन करते हैं। क्या करते हैं, मोमेंटम को गेन। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ना ही मोमेंटम है। अगर वेलोसिटी डाउन होती है किसी इंसिडेंट इवेंट में तो मोमेंटम लूज होता है, लॉस इन मोमेंटम। सो जनरली मोमेंटम इज मेजर्ड बाय velocity, but momentum is equal to the product of mass and velocity also depend on mass. For same velocity different bodies have different masses, then momentums are different, यानी this is actually the product of mass and velocity. हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि केवल वेलोसिटी से ही मोमेंटम मेजर होगा, वेलोसिटी के साथ साथ विद टुगेदर मास इज काउंटेबल, ओके। सो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। ना बहुत सिंपल टर्म है, क्योंकि मोमेंटम इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, फार्मूले को, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, मोमेंटम, है ना। सबसे पहले ये सब टर्म जान लेना जरूरी है। यूनिट इसका होगा किलोग्राम एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ओके। एंड डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, मास और इस मीटर पर सेकंड मीन्स LT-1। सो दिस इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला। सो दिस इज द बहुत वेरी बेसिक थ्योरी अबाउट मोमेंटम, ठीक है। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड वेरी रियल लॉ, है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन ड्राइव और अचीव द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, देखना जरा। कंसीडर m मास की कोई बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी का मास है, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर सम टाइम दिस वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, ओके, ठीक है। कैसे होगा, कुछ करा होगा ना हमने, क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई। व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, दिस पोजीशन A to B, ओके, राइट। जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है तो फोर्स अप्लाई कराया। If larger force is applied, then large change in velocity, no doubt. Smaller force is applied, smaller change in velocity, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन में इसका मोमेंटम क्या होगा एट पॉइंट A, डेफिनेट मास इनटू वेलोसिटी u। बी पोजीशन में जाकर के इसका मोमेंटम क्या हो गया, PB m इंटू v, मीन्स टू से दिस चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ओके, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट। और जब मोमेंटम में चेंज हुआ है तो ज़रूर इस मोमेंटम के चेंज का रिलेशन किससे है, अप्लाइड फोर्स। लार्जर फोर्स अप्लाइड, लार्जर चेंज इन वेलोसिटी, और लार्जर चेंज इन वेलोसिटी, लार्जर चेंज इन मोमेंटम। सपोज करें चेंज इन मोमेंटम अगर हमको यहाँ पर निकालना होता तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अगर हम यहाँ निकालते तो दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा P, ओके, एंड दिस डेल्टा P इक्वल टू PB minus PA, we can write, okay. So this change in momentum comes delta P equal to MB minus MU, okay. This is change in momentum we can find out, okay. And this change in momentum is related to applied force, right. But remember applied force से जो velocity का change हो रहा है, means change in momentum हो रहा है, केवल अप्लाइड फोर्स से यही काउंटेबल नहीं है, बल्कि ये भी देखना होगा इन व्हाट ड्यूरेशन
है ना, इन व्हाट ड्यूरेशन यानी टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इन व्हाट टाइम दिस चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस। ठीक है, ये जो मोमेंटम का चेंज है वो टेक प्लेस ले रहा है, जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, यानी हाउ स्पीडिंग अप वेलोसिटी चेंजेस एंड इन व्हाट ड्यूरेशन। बहुत तेज़ी से, अगर कम टाइम लगेगा तो बहुत तेज़ी से वेलोसिटी चेंज होगी, और जितना कम टाइम लगेगा इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वी टेक इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जितना कम टाइम में वेलोसिटी का चेंज होगा उतना ही ज़्यादा तुमको फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा। यू एक्सपीरियंस एंड फील इन अवर डेली लाइफ सो मेनी एग्जाम्पल्स। हम किसी भी वेलोसिटी में चेंज करना है और कम टाइम में चेंज करना है तो लार्जर फोर्स अप्लाई कराना पड़ेगा। और सपोज वही चेंज हमको ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए चाहिए, देन वी अप्लाइड स्मॉलर फोर्स। मीन्स टू से अप्लाइड फोर्स is not only related with the change in momentum but also related with the time interval or duration for which this change in taken place, change in momentum taken place. Okay, means to say this force is related, हटाएं इनको, ये नोट कर लो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की ही मदद से हम समझ सकते हैं। केवल डायरेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लेना मैथमेटिकली इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली। ओके, सो हेयर अप्लाइड, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अप्लाइड एक्सटर्नल, देखो ये वर्ड्स जो जो एक एक लिख रहे हैं, अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी दिस फोर्स अगेन कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। अप्लाइड एक्सटर्नल जो फोर्स है एफ, दिस इज रिलेटेड टू नंबर फर्स्ट चेंज इन मोमेंटम, राइट। किससे रिलेटेड होगा ये, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, एंड सेकंड इज टाइम, कितने टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और न्यूटन ने ही बताया कि जितना ज़्यादा, और हमारे ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूजन निकला है कि अप्लाइड फोर्स जो होगा, वह बहुत सिंपल फॉर्म में पहले देखें, अप्लाइड जो फोर्स होगा वो केवल चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड नहीं था, बल्कि हाउ स्लो और फास्ट, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इफ टाइम इंटरवल इज स्मॉल, फोर्स इज लार्जर अप्लाइड फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम। इफ टाइम इंटरवल इज लार्ज, देन फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड, यानी फोर्स रेसिप्रोकल है टाइम इंटरवल की, ठीक। सो दिस फार्मूला, ठीक है, shows the Newton's second law of motion. So what is the summary, what is the statement? When an external unbalanced force is applied on a body, then the time rate of change of linear momentum is directly proportional to applied external force, ठीक है। दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लिख लोगे। अब कुछ और बातें यहाँ पर हैं, जैसे फोर्स इज वेक्टर, सो बी अप्लाइड हेयर वेक्टर, एंड चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सो फोर्स अप्लाइड इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सो इन वेक्टर नोटेशन वी कैन राइट दिस, ठीक। और इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, then we take in limit, okay, limit delta t tends to 0, we है ना explain। so f equal to या directly proportional equal to dp upon dt in differential form। this is the Newton's second law in differential form, okay। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, नोट डाउन है ना, इसको नोट डाउन कर लें, स्टेटमेंट लिख लेंगे इसके बेस पर, ये होता है, ठीक। दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम इसी को और फॉर्म में पढ़ते हैं, देखना है यहाँ पर, यानी व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ओके। दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ अब हम निकालते हैं एक रिलेशन, हमें मालूम है टू फाइंड, और बेसिक रिलेशन हम सुनते आए हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। एक्चुअल दिस इज आल्सो न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, फॉर्म है एक प्रकार से, उसी पर बेस हम लोग उसको क्या है न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कराते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, कि एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। देखें इसको, वी नो दैट एफ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डी पी
डिफरेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं, टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। सो एफ इक्वल टू proportionality constant we take in k equal to dp upon dt. Okay, and this is your change in momentum. Okay, then f equal to k d upon dt, हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, और m को हम बाहर लें तो क्या आएगा तुम्हारा, f इक्वल टू k इंटू मास, मास इज नॉट चेंज विद टाइम, है ना, ऑलवेज सेम, है ना। So dv upon dt, and this dv upon dt becomes acceleration. Okay, we know that, we know dv equal to dv upon dt. So substitute here. So force F equal to k into m into a. Okay, this is mass. Okay, so this is your formula. Okay, F equal to k into ma. ओके, एंड अगर हम यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लें, है ना, हमें ये फार्मूला ड्राइव करना था, देखो निकल आया। ठीक है, इसी में अगर हम मास को किस में मेजर करें, एम इन किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी वी इन मीटर पर सेकेंड, यानी एम के एस सिस्टम में अगर हम इनको क्वांटिटीज़ को मेजर करें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इज टेकन इक्वल टू 1, और जब k को 1 लोगे तो तुम्हारा फार्मूला क्या आ जाएगा, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज, इस रिलेशन को समझो ध्यान से जरा, ठीक है, पहले नोट कर लो इसको। हाँ, ओके, सो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका ज़रा मतलब समझो, अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एम मास की बॉडी में, एंड दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक। और यूनिट इसका मालूम है, फोर्स न्यूटन, ओके, ये तो जानते ही हैं हम, न्यूटन, और इसी का यूनिट क्या हो सकता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन एम इंटू, राइट, मीन्स हमारे पास 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूले को लिख लें, इसके आधार पर हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड 1 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स when applied on a body of 1 kilogram mass and produces the acceleration of 1 meter per second square। अगर 1 किलोग्राम की बॉडी में हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहें, देन इस पर अप्लाइड फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। ओके, दिस इज द 1 न्यूटन डेफिनेशन, ठीक। बट दिस इज इन एम के एस सिस्टम। ओके, हम ये जानते हैं ये किस में है, एम के एस सिस्टम, राइट, ये एम के एस सिस्टम में है। अगर सपोज करें हमें सी जी एस सिस्टम में ये लिखना हो, है ना, अगर हमको सी जी एस सिस्टम में लिखना है, देन इन सी जी एस सिस्टम वी कैन राइट फोर्स इज मेजर्ड इन डी वाई एनी टाइम्स, ठीक, एंड सॉरी 1 डाइन इक्वल टू 1 किलोग्राम इज मेजर्ड इन ग्राम, एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। So this is in CGS system, okay, ठीक। and when we convert है ना, 1 किलोग्राम इंटू ग्राम कितना होगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीन्स 1000, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, एंड 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिमेन्स सेम, स्क्वायर मीन्स टू से 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा ये, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर वी कैन राइट डाइन। सो दिस इज योर कन्वर्जन, राइट। इस प्रकार से 1 न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन विल चेंज इनटू डाइन, राइट, ये नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये होता है। एक और एक छोटी सी पॉइंट बाकी है यहाँ पर, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखें, देखो बहुत सरल चीज़ें हैं ये, है ना।
लेकिन बस ज़रूरत है कि करने का कि इनको जितना मोर है ना, एज यू डू मोर सेल्फ राइटिंग और सेल्फ प्रैक्टिस, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड जितना करोगे पढ़ करके, उतना ही ज़्यादा इनके बारे में ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष कंक्लूजन निकलते हैं। देखना जरा, यहाँ पर हमने फार्मूले को ड्राइव किया डिफरेंशियल के फॉर्म में, F बराबर ma को हम चाहते तो चेंज इन वेलोसिटी के टर्म में भी ले सकते थे, ठीक है। सेम फार्मूला तुम्हारा ड्राइव हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। अब जरा देखें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अचीव्ड होता है। इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन छुपा है। जरा तुम खुद देखो, हमारे पास है F बराबर ma, ओके, सीधा एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकला है ये। F अगर हम अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स को जीरो कर दें, देन व्हाट हैपेंस, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। मास तो जीरो होगा नहीं बॉडी का, ठीक है, A इक्वल टू जीरो। और A इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि या तो बॉडी रेस्ट में है, यानी V इक्वल टू जीरो मीन्स एट रेस्ट, ये भी पॉसिबिलिटी है। तब एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं निकल रहा है ना, वेलोसिटी ही जीरो है। और दूसरा V इज़ कांस्टेंट, यानी चेंज है ना कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो। देखें ज़रा, बॉडी या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करेगी। दिस इज द कंडीशन अंडर व्हाट, व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज जीरो। सो दिस इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कहीं ना कहीं हमने इस फार्मूले से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को पकड़ लिया यहाँ से, ठीक है। देखा यहाँ पर ये, ठीक है, दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ भी हम इससे निकालेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ हम निकालेंगे, है ना, जो हमने अभी पढ़ा है, बताएंगे अभी आगे जा करके जब थर्ड लॉ बताएंगे, है ना, तब बताएंगे उसको, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था F इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू dP अपॉन dt, बहुत सिंपल फॉर्म में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बन ले लेंगे, ठीक है। ये इसकी मदद से निकालेंगे।